नमस्कार, मैं हूं सुमित झा। आप देख रहे हैं महासंग्राम पर महा कवरेज। बिहार का चुनावी युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। पांचवें चरण में 57 सीटों के वोटर्स अपने इलाके के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में लॉक करने जा रहे हैं। यूं तो यह आखिरी चरण है, लेकिन यहीं से आगाज होने जा रहा है नई उम्मीदों की रस्साकशी की। जाहिर है, इस चरण से नई सरकार का चेहरा तो नहीं दिखने वाला, मगर तस्वीर का आकलन आप जरूर कर सकते हैं। अगले 1 घंटे में सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल चलेंगे और इलाके के मिजाज को टटोलेंगे। पांचवें और आखिरी चरण में कुल 827 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें 58 महिला प्रत्याशी भी किस्मत आजमा रही हैं। अंतिम चरण में कुल 14,709 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पांचवें चरण में कुल 1,55,43,594 वोटर हैं, जिसमें 81,84,948 पुरुष और 73,51,277 महिला वोटर्स हैं। इनके अलावा थर्ड जेंडर के 435 वोटर भी इस चरण में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। पांचवें चरण में सर्विस मतदाताओं की संख्या 6,934 है, जिसमें 5,207 पुरुष और 1,727 महिलाएं शामिल हैं। एक नजर डाल लेते हैं पांचवें चरण के 10 दिग्गज उम्मीदवारों पर। वो 10 चेहरे जिनकी साख का सवाल ये पांचवा चरण है। यूं तो 827 उम्मीदवार हैं, लेकिन 827 उम्मीदवारों में ये 10 चेहरे सबसे अहम हैं। आपके सामने 10 चेहरे। नीतीश मिश्रा झंझारपुर से बीजेपी की टिकट पर इस बार खड़े हैं। पूर्व मंत्री बिहार में विजेंद्र प्रसाद यादव सुपौल से जेडीयू उम्मीदवार हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं। लेसी सिंह धमदाहा से जेडीयू उम्मीदवार हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं। दुलाल चंद गोस्वामी ये बलरामपुर से इस बार जेडीयू के टिकट पर खड़े हैं। निर्दलीय पहले लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। बीमा भारती रुपौली से जेडीयू के उम्मीदवार हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं। विनोद नारायण झा बेनीपट्टी से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं बिहार बीजेपी में, और इस बार भी इनकी साख का सवाल है। अब्दुल बारी सिद्दीकी अलीनगर से आरजेडी के उम्मीदवार हैं, बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष। अशोक यादव बीजेपी से केवटी के उम्मीदवार हैं, सांसद हुकुमदेव नारायण यादव के पुत्र भी हैं। ऋषि मिश्र जेडीयू से जाले उम्मीदवार हैं, ललित नारायण मिश्र के पौत्र हैं। दिनेश यादव सिमरी बख्तियारपुर से जेडीयू के उम्मीदवार हैं, पूर्व सांसद। ये 10 चेहरे जिनकी साख का सवाल, जिन पर नजरें टिकी रहेंगी। अब आपको बताते हैं जिन 57 सीटों पर 5 नवंबर को वोटिंग होगी, वहां 2010 में किसको कितनी सीटें मिली थी। 2010 में समीकरण कुछ यूं थे। बीजेपी के खाते में 24 सीटें, जेडीयू के खाते में 19 सीटें, आरजेडी के खाते में 8 सीटें, कांग्रेस 3, एलजेपी 2 और निर्दलीय को 1 सीट पर सफलता मिली थी। हालांकि उस समय एनडीए की तस्वीर बीजेपी और जेडीयू एक साथ थी, और बीजेपी के लिहाज से ये 5वां चरण बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि 24 सीटें बीजेपी के खाते में थी। वर्ष 2010 में 9 जिलों में औसत मतदान प्रतिशत 56.53% रही है इस इलाके में, इन 9 जिलों की 57 सीटों पर। लेकिन इस बार उम्मीद की जा सकती है कि ये संख्या बढ़ेगी। और 5वें चरण में 9 जिलों के 57 सीटों पर चुनाव होने हैं, और बाकी 4 चरणों में जिस तरह से आपने जी पुरवैया पर महा कवरेज देखी, आपने हमारे संवाददाताओं की भेजी हुई खबरों को, पल पल की खबरों को, पल पल की तस्वीरों को देखी सबसे पहले और सबसे सटीक, उसी तरह हमारी भी इस बार तैयारी है। 5वें चरण में हमारे संवाददाता चप्पे चप्पे पर मौजूद रहेंगे और पहुंच चुके हैं, वहां के मिजाज को समझने की कोशिश कर भी रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ 2 संवाददाता जुड़े हुए हैं। दरभंगा से अमित झा जुड़े हुए हैं और मधुबनी से आशुतोष चंद्रा। जाहिर है दरभंगा मधुबनी ये दोनों इलाके मिथिलांचल के हैं,
और साकेत भी हमारे साथ जुड़ेंगे पूर्णिया से। वो पूर्णिया जो सीमांचल का इलाका है और सीमांचल के समीकरण पर भी हमारी नजरें टिकी हुई हैं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात दरभंगा की कुछ आंकड़ों की करते हैं। दरभंगा जिले में विधानसभा की 10 सीटें हैं। कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। वर्ष 2010 में जिले में एनडीए की आंधी चली थी। बीजेपी को 6 सीट मिली थी, जेडीयू और आरजेडी को 2-2 सीटें मिली थी। इस बार एनडीए की ओर से बीजेपी 6, एलजेपी 3 और हम 1 सीट पर चुनाव लड़ रहा है। यानी यहां पर बीजेपी के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती, जबकि महागठबंधन की ओर से जेडीयू और आरजेडी ने 5-5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। दरभंगा जिले में 2010 में औसत 47.6% वोटिंग हुई थी। बहुत कम वोटिंग पिछली बार हुई थी, लेकिन इस बार उम्मीद की जानी चाहिए कि वो रिकॉर्ड टूटेगा। 47.6% वोटिंग, करीब 48% के करीब वोटिंग हुई थी। और दरभंगा की चर्चा के लिए हम अमित का रुख करेंगे। दरभंगा से हमारे साथ मौजूद हैं। दरभंगा में अमित, हम मिजाज को समझने की कोशिश करें, लेकिन उससे पहले एक 4 पंक्तियां हैं। पग पग पोखर माछ मखान, मधुर बोल मुस्की मुखपान, विद्या वैभव शांति प्रतीक, ललित नगर मिथिल थीक। ये 4 पंक्तियां मिथिलांचल की पहचान के तौर पर कही जा सकती है, जहां पर जगह जगह तालाब हैं, पोखर हैं और मछली मखान मुख्य भोजन है और विद्या वैभव शांति है। इस बार वो मिथिलांचल क्या अहम रोल निभाने वाला है इस बार के चुनाव में और सरकार बनाने में? जी निश्चित रूप से सुमित, जो आपने पंक्तियां कही, शायद कुछ साल पहले तक ये पंक्तियां मिथिलांचल के लिए सही बैठती थी, दरभंगा के लिए सही बैठती थी, लेकिन आज शायद वो पंक्तियां सही ना बैठे, क्योंकि आपने जिन बातों की चर्चा की सुमित, सबसे बड़ी बात, अगर मखाना और मछली के उद्योग की बात करें तो पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। यहां तक कि आज दरभंगा में की मछलियां आती हैं, मछली उद्योग पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। यहां तक कि तालाबों पर भूमाफियाओं ने कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। मखाना उद्योग की भी यही स्थिति है। शिक्षा का हाल आप जानते हैं, और स्वास्थ्य जो डीएमसीएच का एक नाम हुआ करता था, डीएमसीएच आज अपनी बदहाली को रो रहा है। तो निश्चित रूप से मिथिलांचल जो हमेशा से एक राजनीति की प्रयोगशाला रहा है, इस बार भी एक अहम भूमिका निभाने जा रहा है। मैं 3 दिन से यहां पर जी मीडिया की टीम कैंप कर रही है दरभंगा में, ये जानने के लिए कि जो 2 बातें आरक्षण के नाम पे और धर्म के नाम पर वोटों के पोलराइजेशन करने की कोशिश की राजनीतिक पार्टियों ने, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने, क्या ये मुद्दा है या मुद्दा यहाँ के स्थानीय है? स्थानीय मुद्दों के आधार पर यहाँ के लोग व्यवस्था परिवर्तन चाह रहे हैं या जो कार्य हुए हैं वर्तमान सरकार में उसको वो देख रहे हैं। तो तमाम लोगों, जितने भी लोगों से हमने बात की, तमाम विधानसभाओं में हम गए, लोगों का यह मानना है विकास पहला फैक्टर होगा और स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे। धर्म या जात के नाम पर जो बांटने की कोशिश की जा रही है, वोट पोलराइजेशन की बात की जा रही है, वो झूठे साबित होंगे। मुकेश हमारे साथ हैं। सुमित, मुकेश ये बताइए, धर्म के नाम पर और जात के नाम पर जैसे ही 5वें चरण का चुनाव आया, तमाम पार्टियों ने यह मुद्दा उठाया और स्थानीय मुद्दे, सुमित जो हमारे एंकर है वो बता रहे थे दरभंगा के बारे में, शिक्षा, मखान और पान और मछली के बारे में, लेकिन क्या लगता है ये कुछ साल पहले की बात नहीं हो गई है? नहीं, ऐसा है कि ये जितनी भी बातें कह रहे हैं सब सही है, लेकिन धर्म और आरक्षण के नाम कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ विकास मुद्दा है। दरभंगा मिथिलांचल की बात करें, यहाँ विकास पे वोट होना है। यहाँ पे ये ऐसी कोई बात नहीं। समस्याओं की बात करें तो डीएमसीएच खुद बीमार पड़ा हुआ जो दूसरों का इलाज करता है। शिक्षा की बात वही जो आपने कहा, एक मध्य विद्यालय, 1-2 छोटी विद्यालय होती हैं, उस विद्यालय में एक भवन में 3-3 स्कूलें चलते हैं, जिसमें मिड डे मील तो जरूर बनता है, लेकिन ई से एप्पल सिखलाया जाता है। इस तरह की शिक्षा की व्यवस्था है। आपने कल ही 2 दिन पहले ही अपने यहाँ जी मीडिया पे खबर चली थी पलायन को लेकर के। लोग यहाँ से 2 चीनी मिल, रियाम चीनी मिल और सकरी चीनी मिल है, अशोक पेपर मिल, सारा ठप पड़ा हुआ। लोग यहाँ से पलायन करते। एक सरकारी आंकड़ा है रेलवे में कि लगभग 6,500 रोज फॉरेन टिकट, जिससे लोग मुंबई, दिल्ली और पंजाब जाते हैं। 6,500 टिकट लगभग फॉरेन टिकट रोज करती है। मुकेश, एक साल पहले मैं आया था, जी मीडिया की टीम यहाँ पर पहुंची थी। एक गांव है जहां पर आर्सेनिक का पानी पीने से कई लोगों की मौत हो गई थी। आज की क्या स्थिति है वहाँ? आज भी वही स्थिति है, इसमें कोई सुधार नहीं है। एक ऐसा परिवार था जो चाय बेचता था, उसके पूरे परिवारों को उस पानी, आर्सेनिक पानी पीने से धीरे धीरे उसके शरीर गलने लगे और आज के दिन उस पूरे परिवार जो है उसमें कोई व्यक्ति आज के दिन में जीवित नहीं बचा हुआ है। सुमित, सबसे बड़ी बात क्या है कि सरकार जो भी हो,
आम इंसान को क्या चाहिए? आम बिल्कुल, इंसान वहाँ को के लोकल सड़क, इश्यूज अगर पानी, हावी रहेंगे तो ये बिजली, बहुत अहम बात रोजगार। हो सकती है। और जिन घटनाओं का हमने जिक्र किया शायद सियासी दलों को याद भी नहीं हो, क्योंकि पूरे चुनाव प्रचार में इस तरह की घटनाओं का जिक्र हुआ भी नहीं। मैं मधुबनी की भी चर्चा करूंगा और मधुबनी में आशुतोष चंद्रा भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन मधुबनी में क्या आंकड़े हैं, मधुबनी में क्या इस बार तस्वीर है, समीकरण है, वो हम आपको बता दें। मधुबनी जिले में विधानसभा की 10 सीटें हैं। राजनगर सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। साल 2010 बीजेपी को 3, जेडीयू को 4 और आरजेडी को 3 सीट पर सफलता मिली थी मधुबनी जिला में 10 विधानसभा सीटों पर। इस बार एनडीए की ओर से बीजेपी 7, आरएलएसपी 2 और एलजेपी 1 पर लड़ रही है, जबकि महागठबंधन की ओर से कांग्रेस 2, जेडीयू 3 और आरजेडी 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मधुबनी जिले में साल 2010 में औसत 48.7% वोटिंग हुई थी। ये मधुबनी का आंकड़ा हमने देखा। आशुतोष चंद्रा हमारे साथ मौजूद हैं। मधुबनी में क्या हालात हैं आशुतोष? वहां भी स्थानीय मुद्दे हावी हैं। आपके पीछे कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं, हम चाहेंगे उनसे बात भी करें आप। देखिए, मधुबनी पूरी तरह से तैयार है वोटिंग के लिए और लोगों का उत्साह आपको बता रहा होगा कि मधुबनी की तैयारी क्या है। लेकिन सबसे पहले हम अपने संवाददाता बिंदु भूषण से बात करेंगे, थोड़ा मन मिजाज जानने की कोशिश करेंगे। बिंदु भूषण जी, आपने जाना होगा मन मिजाज, संक्षेप में जानेंगे किस आधार पर वोट पड़ेगा? धर्म के आधार पर, जात के आधार पर या विकास के आधार पर? जी, यहाँ मधुबनी में 10 विधानसभा क्षेत्र के लिए चुनाव हो रहे हैं, जिसमें अभी तक जो यहाँ देखा जा रहा है जातीय आधार ही अभी भी यहाँ पे का आधार मुख्य रूप से बना हुआ है। फिर भी विकास की राजनीति भी की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा। जी, आपको क्या लगता है जात के आधार पर ही वोट पड़ेगा? यहाँ जातीय तुष्टीकरण की कोशिश की गई, धार्मिक तुष्टीकरण की कोशिश की गई, लेकिन बिहार की जनता की सहिष्णुता के आधार पर बिहार की जनता अपने हिसाब से यह सिद्ध किया जो यहाँ महागठबंधन की विजय होगी। और बात करेंगे, जात ये किसी धर्म के नाम पर वोट पड़ेगा, जात के नाम पर वोट पड़ेगा या विकास के नाम पर? विकास के नाम पर पड़ेगा, लेकिन जाति भी उसमें हावी रहेगा। आपको क्या लगता है किस आधार पर वोट पड़ेगा? वोट पड़ेगा आपको नीतीश जी का विकास के नाम पर, और जो स्थिति बना है नरेंद्र मोदी जी जो मुसलमानों के खिलाफ और जो देश का स्थिति है उस हिसाब से लोगों में दहशत है। लोगों में दहशत है। एक मिनट सबको थोड़ा सा नहीं, ये बताइए कि किस आधार पर वोट पड़ेगा? विकास की बात तो कोई नहीं करते हैं, चाहे वो मोदी जी हो या लालू जी हो, बस एक दूसरे पे छींटाकशी करते हैं। दूसरी बात, चुनाव आयोग भी यहाँ फेल है। चुनाव आयोग भी कोई एक्शन नहीं लेते, जो जिसको मन में आता है बोल जाता है। अच्छा, आप बताइए किस आधार पर वोट पड़ेगा? धर्म के आधार पर वोट पड़ेगा, विकास के आधार पर वोट पड़ेगा। क्यों? जात के आधार पर क्यों नहीं, धर्म के आधार पर क्यों नहीं? जात धर्म तो अपनी जगह है, लेकिन विकास जितना मोदी जी ने विकास किया बिहार में। अच्छा आशुतोष, विकास कहा जाता है, लेकिन विकास में भी बहुत बारीकियां हो सकती हैं। विकास के अंदर भी अगर हम डेप्थ जाने की कोशिश करें तो कई सारे मुद्दे हो सकते हैं। वहां विकास के नाम पर कौन से ऐसे मुद्दे हैं, और जो कम से कम 5 मुद्दे हैं, कौन से ऐसे हैं मधुबनी में जो विकास को, जिसमें झलक हो विकास की, और उस मुद्दे को लेकर बूथ तक पहुंचेंगे मतदाता? अच्छा, ये बताइए कि विकास के नाम पर यहाँ पर क्या आपको लगता है? बहुत कुछ विकास हुआ है यहाँ। विकास के नाम पर यदि गिनती किया जाए तो आप याद कीजिए वह दिन जब लड़की सड़क पर साइकिल से नहीं भ्रमण करती थी। यह नीतीश कुमार का देन है। चीनी मिल बंद हो, चीनी मिल की बात छोड़िए, सबसे पहले यदि लालू जी बोलने की आवाज दी गरीब को, नीतीश जी ने औरत को, लड़की को सड़क पर आने का हिम्मत दिया। और बात करते हैं, ये बताइए कि लगता है कि विकास के नाम पर कुछ हुआ है? विकास हुआ था, लेकिन जब जदयू और भाजपा की सरकार थी बिहार में पूर्ण रूप से विकास चल रहा था। आज मोदी जी के नाम पर बिहार में जब से आशुतोष, हम पार्टियों का नाम ना ले तो बेहतर होगा। हम चाहेंगे वहाँ के लोकल फैक्टर हैं क्या, लोकल के लोग जो हैं। आप एक मिनट, आप ये बताइए कि एक लोकल यहाँ क्या है, एजेंडा क्या है, मुद्दा क्या है? मुद्दा यहाँ एक ही मुद्दा है। यहाँ अब जात फैक्टर पर फंस गया बेटा। जात फैक्टर ये मैं फटा कि ज्यादा मुस्लिम
प्लस ये अच्छा ये बताइए डेवलपमेंट कोई मुद्दा नहीं है। डेवलपमेंट था, नीतीश कुमार के साथ सब लोग थे, आज भी सब लोग हैं। सब कि लालू यादव कहते हैं भूमिहारों को मैं मार दूंगा, मैं ये करूंगा वो। ठीक है, आता हूं मैं। अमित, लेकिन आज के डेट में मिथिलांचल में कास्ट का फैक्टर ये भी एक फ्लेवर है, हम कुछ सुन पा रहे हैं। ये भी एक फ्लेवर है, बिल्कुल हम सुन पा रहे हैं अमित। मिथिलांचल में भी वो कास्ट का फैक्टर शायद भले ही लोग बात करें विकास विकास विकास, लेकिन बूथ तक पहुंचते पहुंचते शायद मिजाज बदल जाता है आज भी। जी निश्चित रूप से आपने ये सही कहा सुमित, की भले ही विकास की बात करें, स्थानीय मुद्दे की बात करें, लेकिन एन वक्त पे जो प्रभावशाली लोग होते हैं वो जात के नाम पर और धर्म के नाम पर लोगों को प्रभावित करते हैं। लेकिन हमारे साथ अभी दरभंगा की जनता है, सीधे उनसे बात करते हैं कि आखिर उनका मुद्दा क्या होगा। युवा है, हमारे खासतौर साथ पर युवा है और युवाओं का अहम रोल होगा। जी निश्चित रूप से आप युवा हैं, ये बताइए विकास के नाम पर या जो राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं धर्म के नाम पर, जात के नाम पर वोट डालने के लिए क्या कीजिएगा आप लोग? इससे पहले तो जात पात पे वोट होता था दरभंगा में या बिहार में, लेकिन इस बार लग रहा है जो युवा आया है वो सब कुछ डेवलपमेंट पे ही डिपेंड कर रहा है। हर कोई डेवलपमेंट जो काम किया है गवर्नमेंट, उसके आधार पर वोटिंग होगा। आप बताइए क्या चाहिए अपने विधायक से, क्यों आप वोट दीजिएगा अपने विधायक को? अच्छी सरकार होनी चाहिए, बाकी आप बताइए आप युवा हैं, क्या चाहिए जो यहाँ से जीत कर आए, क्या चाहिए? विकास के नाम पे वोट लेंगे और हमारी जनता को जो फायदा हो वो अच्छी सरकार से फायदा हो, जागरूकता हो, जो हमारे लिए काम करे, बिजली पानी रोड सरकार रोड बनाए, बिहार का विकास हो। ये आप बताइए कि आप युवा हैं, रोजगार की एक बड़ी समस्या है, लोगों को पलायन करना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है लोगों को रोजगार के लिए। आप चाहते हैं कि ऐसी सरकार बने जो यहाँ पर रोजगार दे सके? बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं कि ऐसी सरकार बने बिहार में जो यहाँ पे बिजनेस लाए, काम करे, जो फिलहाल अभी वर्तमान में नीतीश कुमार कर रहे हैं। जी निश्चित रूप से, और भी लोग हैं सुमित, उनसे जानेंगे। आप बताइए कि आपका मुद्दा क्या होगा? रोजगार मुद्दा होगा, यहाँ पर जो मिथिलांचल की पहचान होती है, मछली उद्योग, मखाना उद्योग एक जगह समय पहचान हुआ करती थी, फिर से वो जिंदा हो, वैसा प्रत्याशी आपको चाहिए? हम ऐसे प्रत्याशी का मन चुनेंगे और मैंने चाहते हैं उनका सरकार बने जो मिथिलांचल नहीं पूरे बिहार का विकास हो, जिसमें जो बड़े पैमाने पर युवा भी बेरोजगार हैं, कल कारखाने नहीं हैं, उसके लिए मैंने रोजगार के लिए व्यवस्था किया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में व्यवस्था किया जाए। फिलहाल नीतीश कुमार जो काम किए हैं वो सार्वजनिक काम किए हैं, सड़क, बिजली, शिक्षा क्षेत्र में भी अच्छा काम किए हैं। अमित, दरभंगा के मुद्दों की अगर बात करें, मधुबनी के मुद्दों की बात करें, क्या उनके जहन में है कि वो चीनी मिल भी है जहन में, वोटरों के जहन में वो चीनी मिल को लेकर उम्मीद है कि नई सरकार आएगी तो वो चीनी मिल फिर से जिंदा होगी, नई सरकार जो भी आए? चलिए मैं बात करने की कोशिश करूंगा। आशुतोष, मैं ब्रेक पर जाऊं उससे पहले यही सवाल आपसे भी, चीनी मिल या मखाना इंडस्ट्री को लेकर या फिर वहां मछली पालन को लेकर, क्या ये तीन मुद्दे, ये जो वहां के लोकल फैक्टर हैं, क्या उनके जहन में ये चीजें रहेंगी वोट डालते वक्त? अच्छा, वोट देते वक्त क्या लोगों को ये जहन में रहेगा कि चीनी मिल का मामला है, मखाना का मामला है, मछली का मामला है, आपको लगता है रोजगार का मामला है, वोट देने वक्त लोगों को ये बातें ध्यान में आएंगी? बिल्कुल ध्यान में आएगी, क्यों नहीं आएगी। 5 साल पर चुनाव होता है और जो सरकारें होती है उससे लोगों की बहुत अपेक्षाएं होती है, और खास करके लोगों को विकास चाहिए। न हिंदू से मतलब है, न मुसलमान से मतलब है, लोगों को सिर्फ एक अपना सीट चुनाव जीतना है, इसलिए मुस्लिम को भी बरगलाते हैं और हिंदू को भी बरगलाते हैं। आपको लगता है कि अरे विधायक 15 साल में क्या किए, ये यहाँ के विधायक बताएं। सवाल है इससे पहले 15 साल वो भी यहाँ पर मंत्री थे, वो क्या किए? चीनी मिल, मखाना सब जिंदा रहेगा, मगर कल कारखाना जो है, जो आप बोले हैं जो है चीनी मिल, वो बराबर इलेक्शन होता है, सब पार्टी वाले लोग बोलते हैं। 35 साल कांग्रेस बोले, 15 साल लालू जी बोले, 10 साल नीतीश जी बोले, लेकिन ऐसा ये एजेंडा नहीं रहेगा क्या? मछली, मखाना, यह सारी एजेंडा है, लेकिन आप बिजली की विकास, सड़क की विकास, औरत को उसमें लग रहा है हमको कुछ सियासी पार्टी के समर्थक भी हैं जो अपनी सियासी पार्टी
के बारे में चमकाना चाहते हैं। ठीक है, हम आशुतोष आएंगे आपसे आपके पास, और अमित भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मिथिलांचल में मुद्दों को लेकर स्पष्टता दिख भी रही है, लेकिन लोग बीच में जाति की भी बात कर रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा है कि जाति के मुद्दे से हटकर विकास के मुद्दे पर ही वोटिंग होगी? हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम उस इलाके का भी रुख करेंगे, सीमांचल, जहां पर ध्रुवीकरण की राजनीति ही हावी रही है। क्या उस राजनीति पर विकास के मुद्दे हावी रहेंगे? आखिरी चरण का चुनाव कल होना है और 9 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग होनी है। हम इन 9 जिलों के समीकरण को समझने की कोशिश कर रहे हैं। 3 क्षेत्र हैं, मिथिलांचल, सीमांचल और कोसी के इलाके हैं। मिथिलांचल की भी चर्चा हमने की, सीमांचल के 4 जिलों की चर्चा करते हैं। कटिहार की सबसे पहले बात करते हैं। कटिहार जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं। कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति और मनिहारी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। वर्ष 2010 में जिले की 5 सीटों पर बीजेपी, 1 पर जेडीयू और 1 पर निर्दलीय को सफलता मिली थी। इस बार एनडीए की ओर से बीजेपी ने 6 और एलजेपी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि महागठबंधन की ओर से कांग्रेस 4, जेडीयू 2 और आरजेडी 1 सीट पर मैदान में है। कटिहार में ये पार्टी के उम्मीदवारों की संख्या। 2010 में कटिहार जिले में भी बम्पर वोटिंग हुई थी, 61.5% वोटिंग हुई थी। इस बार इससे भी ज्यादा रिकॉर्ड टूटने की संभावना जताई जा रही है। पूर्णिया जिले की बात करें, सीमांचल के दूसरे जिले की, पूर्णिया जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें से बनमनखी सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। वर्ष 2010 में पूर्णिया जिले में बीजेपी को 4, जेडीयू को 2 और कांग्रेस को 1 सीट पर सफलता मिली थी। ये 2010 में सीमांचल में बीजेपी को बहुत बड़ी सफलता मिली थी और जिसमें से पूर्णिया में सीधे 4 सीटों पर सफलता मिली थी। पूर्णिया जिले में इस बार एनडीए की ओर से बीजेपी 5 और आरएलएसपी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, जबकि महागठबंधन की ओर से कांग्रेस 3, जेडीयू 2 और आरजेडी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। साल 2010 में पूर्णिया जिले में औसत 60.2% मतदान हुआ था। अब बात किशनगंज जिले की करें। किशनगंज में विधानसभा की 4 सीटें हैं। यहां साल 2010 में 2 सीट पर कांग्रेस, 1 पर आरजेडी और 1 पर एलजेपी को सफलता मिली थी। इस साल एनडीए की ओर से बीजेपी 3 और एलजेपी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि महागठबंधन की ओर से 2-2 सीटों पर कांग्रेस और जेडीयू के उम्मीदवार हैं। यहां ओवैसी फैक्टर का असर माना जाता है। किशनगंज में किशनगंज जिले में 2010 में औसत 58.9 यानी लगभग 59% वोटिंग हुई थी। अररिया की बात करें, सीमांचल के 4थे जिले की, अररिया जिले में विधानसभा की 6 सीटें हैं। यहां की रानीगंज सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इन 6 सीटों में रानीगंज सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। साल 2010 में यहां एनडीए की आंधी चली थी, 4 पर बीजेपी, 1 पर जेडीयू और 1 सीट पर एलजेपी को सफलता मिली थी। इस बार यहां एनडीए की ओर से बीजेपी 4, एलजेपी 1 और हम सेकुलर पार्टी 1 सीट पर मैदान में है, जबकि महागठबंधन की ओर से 2 सीट पर कांग्रेस, 2 पर जेडीयू और 3 पर आरजेडी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। साल 2010 में अररिया जिले में औसत 60.3% वोटिंग हुई थी। तो सीमांचल में क्या हालात हैं, क्या समीकरण है, ये हमने आंकड़ों के जरिए बताया। लेकिन इस बार सीमांचल में क्या मुद्दों के आधार पर चुनाव होंगे, वोटिंग होंगी, या फिर जो हर चुनाव में यहां ध्रुवीकरण की राजनीति हावी रहती है, क्या वो हालात हैं, समझने की कोशिश करते हैं। कटिहार सबसे पहले हम चलते हैं। कटिहार से राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, कटिहार में हालात हैं क्या? पिछड़ा इलाका, सबसे पिछड़ा इलाका है। जूट उद्योग की बात करें या फिर वहां पर पिछड़ेपन की, बेरोजगारी की, लेकिन सवाल है कि क्या ये सब मुद्दे हैं या वहां धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण की जो सियासी कोशिश होती रही है उस कोशिश का असर है? राजीव, वर्ष से ये हालात जस के तस रह गए हैं। लोगों के बीच गया विधानसभा, हर विधानसभा के क्षेत्र में वही स्थिति बनी हुई है। लोग हालात से जूझ रहे हैं और इसी हालात से जूझते हुए हर वर्ष उन्होंने सरकार बनाई और आज भी उसी मुद्दे को देखकर जो ग्रामीण इलाके के हैं वो लोग वोटिंग करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हालात से जूझते हुए हमने फिर सरकार चुनने का दावा करेंगे, उन विधायकों को चुनकर भेजेंगे जो हमारी सुनेगा।
लेकिन कोई विधायक आज तक उनकी सुना नहीं, सरकार नहीं सुनी। और यही मुद्दा जो है ज्वलंत मुद्दा, वो उसी के आधार पर वोटिंग करेंगे। कटिहार में मुख्य मुद्दा बेरोजगारी का है, भूखमरी का है, पलायन का है जी, कटाव का है, विस्थापितों का है। जो हर वर्ष इन इलाकों के विस्थापित इलाकों के लोग विस्थापित होते हैं, रोड के किनारे रहते हैं, रेल लाइन से गुजर बसर करते हैं, अपने गांव को आते जाते हैं। आज तक कई गांव ऐसे हैं जहां सड़क नहीं है, और इन हालातों से जूझते हुए फिर लोग गांव से निकलकर वोटिंग करेंगे। सवाल ये भी है कि क्या सियासी पार्टियों की ओर से जो ध्रुवीकरण की कोशिश की जाती रही है, क्या उसका असर इस बार दिखता है? क्योंकि कई चुनाव में ऐसा होता नजर आया भी। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो पार्टियों ने इलाकों में भरोसा दिलाया है लोगों को कि आप हमें चुन कर भेजें, हम आपकी समस्या को दूर करेंगे, उस आधार पर कुछ ग्रामीण बटे भी हैं, कुछ नई पार्टियों के जो वादे हैं, जो भरोसा उन्होंने दिया है, उस तरफ बटे हैं। लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं कि जो आज भी जाति आधार पर ही वोटिंग करने को निर्णय उनका दिख रहा है। चलिए, शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। अगर हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं दरभंगा से। अमित, हमने मिथिलांचल की बात की, सीमांचल के इलाकों पर भी आपकी नजर रही है। मैं सीमांचल के इलाकों का समीकरण मैं देखूं, 2010 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद सीमांचल में खाता तक नहीं खुलता है। सीमांचल की समीकरण, सीमांचल की राजनीति दरअसल समझने में बहुत मुश्किल होती है। कई बार पता चलता है कि ध्रुवीकरण पर राजनीति है, चुनाव है, लेकिन मुद्दों के आधार पर बूथ तक पहुंचते हैं वोटर। इस बार हालात नजर आ के क्या रहे हैं, जो राजीव रंजन को भी आपने सुना? जी निश्चित रूप से देखिए, अगर सीमांचल की बात करें सुमित, निश्चित रूप से देखिए सीमांचल ही एक बड़ी वजह थी, क्योंकि इस जो पूरे चुनाव हो रहे हैं उसमें सीमांचल में सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं, और यही वजह थी कि यहाँ पर वोटों के ध्रुवीकरण के लिए राजनीतिक पार्टियों ने आखिरी फेज के लिए जब चुनाव प्रचार हो रहे थे, तो राजनीतिक पार्टियों ने वोटों के ध्रुवीकरण के लिए वहां पर कई मुद्दे उछाले, धर्म के नाम पर, आरक्षण के नाम पर। और देखिए वहां पर कई फैक्टर हैं, ओबीसी का फैक्टर चलेगा कि नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि पप्पू यादव का फैक्टर चलेगा कि नहीं। क्या पप्पू यादव एक फैक्टर के रूप में उभरेंगे, क्योंकि उन्होंने एक कड़ी मेहनत की है, हालांकि उन्होंने अन्य जगह पर भी उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन सीमांचल में खासी नजर है कि ठीक है, बिल्कुल। सीमांचल से हमारे साथ जुड़ भी गए हैं, साकेत जुड़ गए हैं हमारे साथ। अमित, फारबिसगंज में इस वक्त वो मौजूद हैं और वहां की हवा का रुख क्या है वो महसूस कर पा रहे होंगे, मिजाज को महसूस कर पा रहे होंगे। मुद्दों का मिजाज है क्या इस बार, साकेत? देखिए सुमित, ये जो पूरा सीमांचल का इलाका है, चाहे वो आप पूर्णिया की बात करें, कटिहार की बात करें, अररिया, फारबिसगंज, तमाम जगहों पर, किशनगंज, तमाम जगहों पर जो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर सुमित, वो गरीबी और बदहाली सबसे अहम है और सबसे माकूल भी है, क्योंकि यहाँ कृषि प्रधान पूरा इलाका है। यहाँ 70 से 80% लोग कृषि पर निर्भर करते हैं, और जो इस पूरे इलाके का कह सकते हैं एक सबसे प्रमुख खेती है वो यहाँ पर जूट की खेती है। लेकिन स्थिति बहुत ही बदहाल है पूरे इलाके में, क्योंकि इस पूरे इलाके में पानी बहुत ज्यादा होता है, बाढ़ की स्थिति होती है। इस लिहाज से जूट यहाँ इसके लिए माकूल है कि यहाँ पर आप जूट की खेती करें, लेकिन स्थिति बहुत ही बदतर है। यहाँ जूट किसान जो है वो यहाँ से पलायन कर रहे हैं, बाहर दिल्ली पंजाब जा रहे हैं, वहाँ कमाई के लिए वो दूसरा ऑप्शन तलाश रहे हैं, क्योंकि यहाँ की खेती पर ना तो सरकार की नजर है और ना ही प्रशासन इस पर कोई भी काम कर रहा है, क्योंकि तमाम जो जूट मिले थी इस पूरे इलाके में सुमित, वो बदहाल स्थिति में है। कई जूट मिले जो है वो बंदी के कगार पर है। दूसरी तरफ गरीबी बहुत ज्यादा है, शिक्षा का स्तर जो है बिहार में सबसे निचले पायदान पर शिक्षा का स्तर इसी इलाके में है। सबसे नीचे यहाँ पर अररिया और किशनगंज का जो इलाका है वो शिक्षा के रूप में सबसे निचले पायदान पर है। स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ही कम है। अगर आप दूसरे इलाकों की बात करें, बिहार के ही दूसरे जिलों की बात करें, तो उसके बनिस्बत यहाँ पर जो स्कूली शिक्षा के लिए स्कूल होने चाहिए, अस्पताल होने चाहिए, उसमें तकरीबन 10 से 15% ही ऐसे हैं जो कि दूसरे इलाके से यहाँ पर ज्यादा स्कूल और कॉलेजेस हैं। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं। साथ ही साथ बड़ी कोई भी यहाँ पर कोई बड़े संस्थान नहीं है एजुकेशन के लिए, ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना कोई मेडिकल कॉलेज है। तो इस लिहाज से काफी परेशानी होती है यहाँ के स्टूडेंट्स को भी। मेरा सवाल साकेत, क्या ये तमाम समस्याएं मुद्दे बनकर बूथ तक दिखेंगे, पहुंचेंगे?
वोटरों के जहन में ये तमाम समस्याएं रहेगी, क्योंकि अक्सर देखा जाता रहा है कि चुनाव से ठीक पहले जाति और धर्म के आधार पर गोलबंदी की कोशिश कामयाब होने लगती है वहां, क्योंकि शिक्षा का अभाव भी है। देखिए, बिल्कुल ये दुर्भाग्य है इस इलाके का सुमित कि हमेशा तमाम परेशानियां हैं, यहाँ पर गरीबी है, भूखमरी है, तमाम परेशानियां हैं। बावजूद इसके जब वोटिंग का समय आता है, जब नेताओं का दौरा शुरू होता है, तो लोग यहाँ पर जाति और धर्म के नाम पर बंटते हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है। ये पूरा का पूरा जो सीमांचल का इलाका है सुमित, यहाँ पर काफी संख्या में मुस्लिम यहाँ पर बसते हैं और कहीं ना कहीं उनका ध्रुवीकरण किया जाता है यहाँ वोट बैंक के लिए। लेकिन इस बार मिजाज है क्या विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ने का? ऐसे मिजाज है जो कि कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके के पिछड़ापन के पीछे होती है। निश्चित तौर पर लोग ये कहते हैं कि जो उनके लिए मूलभूत जरूरतें हैं, ये सड़क की व्यवस्था हो, बिल्कुल वहां की समस्याओं को लेकर वो बूथों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। साकेत आप रहिए हमारे साथ, अमित भी हमारे साथ बने हुए हैं, आशुतोष भी रहे हैं हमारे साथ। कोसी के क्षेत्र में क्या हालात हैं जरा हम उसे भी जान लें। सीमांचल से सटा हुआ इलाका है। सहरसा की सबसे बात करते हैं। कोसी में 3 जिले सहरसा, सुपौल और मधेपुरा में चुनाव है। सहरसा में विधानसभा की 4 सीट हैं, जिसमें सोनवर्षा की सीट अनुसूचित जाति सुरक्षित है। सहरसा जिले की 4 सीटों पर 2010 के चुनाव में एनडीए की आंधी चली थी। 3 सीटें मिली थी एनडीए को, जिसमें बीजेपी 1 और जेडीयू ने 2 सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि आरजेडी को 1 सीट पर कामयाबी मिली थी। इस बार के चुनाव की बात करें तो एनडीए की तरफ से बीजेपी 1 सीट पर, आरएलएसपी 1 सीट पर और एलजेपी 2 सीट पर चुनाव लड़ रही है। एनडीए की तरफ से जो यहां पर संख्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जबकि महागठबंधन की तरफ से जेडीयू 2 सीट पर और आरजेडी 2 सीट पर चुनाव लड़ रही है। 2010 में पड़े वोटों की बात करें तो पिछले चुनाव में सहरसा जिले में 52.4% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। कोसी क्षेत्र की दूसरे जिले की बात करें तो ये सबसे अहम जिला इस चरण के चुनाव में समाजवादियों की प्रयोग भूमि के नाम से पूरे देश में मशहूर मधेपुरा जिला है ये, जहां 4 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें सिंहेश्वर विधानसभा की सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। अगर मधेपुरा जिले के 2010 के चुनावी नतीजों की बात करें तो 2010 में मधेपुरा की 4 सीटों में से जेडीयू ने 2 सीटों पर, आरजेडी ने 1 सीट पर और बीजेपी ने 1 सीट पर कब्जा जमाया था। महासंग्राम 2015 यानी इस बार के चुनाव की बात करें तो इस बार एनडीए की तरफ से बीजेपी के 2, एलजेपी के 1 और हम की टिकट पर 1 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जबकि महागठबंधन की तरफ से जेडीयू से 3 और आरजेडी से 1 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 2010 में मधेपुरा जिले में पिछले चुनाव में 59.4% वोटरों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। सुपौल एक और अहम जिला कोसी क्षेत्र में, यहां 5 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें त्रिवेणीगंज की सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। 2010 के चुनावी नतीजों की बात करें तो सुपौल में जेडीयू ने क्लीन स्वीप कर दिया था। सुपौल की सभी 5 विधानसभा सीटों पर जेडीयू ने कब्जा जमाया था। इस बार के चुनाव में एनडीए की तरफ से बीजेपी 4 और एलजेपी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि महागठबंधन की तरफ से जेडीयू 3 और आरजेडी 2 सीटों पर चुनावी मैदान में है। बात अगर पिछले चुनाव में पड़े वोटों की करें तो 59.8% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। कोसी क्षेत्र के इन 30 जिलों में क्या हालात हैं, मुकेश हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार इन क्षेत्रों में न सिर्फ सियासी तौर पर बारीकियों से तस्वीर को उभारते रहे हैं, बल्कि यहाँ के मुद्दों को भी बेहतर तरीके से हमारे आप तक पहुंचाते रहे हैं। मुकेश, इस बार कोसी क्षेत्र में मुद्दों की अगर पड़ताल करें तो हमें ज्यादा मुश्किल नहीं होती है। पलायन, वो बाढ़, विस्थापन, पुनर्वास, भूख से बिलबिलाते चेहरे, बुझे हुए चूल्हे, ये तस्वीरें उभरने लगती हैं कोसी का नाम लेते ही। लेकिन क्या इस बार के चुनाव में ये तस्वीरें मुद्दा बनकर बूथों तक पहुंचेंगी? सुमित, जिस तरह से 13 सीटें हैं अगर पूरे कोसी की बात करें और 4 विधानसभा क्षेत्र है हमारे सहरसा में, निश्चित रूप से जो है मुद्दे कहीं है इस इलाके में, लेकिन तमाम मुद्दे जो है चुनाव जिस दिन होता है तब तक आते आते तमाम मुद्दे जो है हाशिए पर चले जाते हैं और निश्चित रूप से जातीय गोलबंदी जो है निश्चित रूप से दिखने लगती है इस इलाके में। और तमाम जितना भी कयास लगाए सुमित, तमाम कयास से यहाँ जो है लोग वोट करते हैं। बताऊं आपको सुमित की यह इलाका बेहद पिछड़ा इलाका है, खास करके कोसी की तबाही हर साल आती है। तकरीबन 5 लाख की आबादी पूर्वी और पश्चिमी तटबंध के भीतर जो है डूबती और तरती है हर साल।
आप समझ सकते हैं यहाँ मुफलिसी है, यहाँ बेकारी है, भूखमरी है, लोग जो है जद्दोजहद करते हैं। जिंदगी इस इलाके में जंग के समान है। तमाम मुद्दे हैं यहाँ पर, ना तो स्वास्थ्य इंतजामात है, ना शिक्षा की व्यवस्था है बेहतर, या फिर जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं सड़क से लेकर के और भी बात करें तो तमाम बुनियादी सुविधाओं से लोग महरूम हैं। लेकिन हर साल हर बार जब चुनाव आता है, हर साल की बात माफ करिएगा, हर बार जब चुनाव आता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का, तमाम मुद्दे जो है खुलासे बढ़ती है। लेकिन तमाम मुद्दे चुनाव होते होते समय जब नजदीक आता है मुद्दे गौण हो जाते हैं और जातीय समीकरण जो है वो हावी हो जाता है। इस बार भी कांटे का मुकाबला है। महागठबंधन और जो एनडीए है, दोनों के बीच सीधी टक्कर है। कुछ ऐसी सीटें जरूर है कोसी की जहां पर जो है त्रिकोणीय मुकाबला है। हमारा महेशी विधानसभा क्षेत्र है जहां त्रिकोणीय मुकाबला है। जनाधिकार पार्टी के जो है गौतम कृष्ण, वो भी जो है अपनी बिल्कुल, लेकिन सवाल यही है कि क्या वहां के जो समस्याएं हैं, वहां की तस्वीर बदलने की बात है, तकदीर बदलने की बात है, वो मुद्दा बनेगा? जरूर बनना चाहिए, ये हम उम्मीद करती हैं। जातीय गोलबंदी या धर्म के आधार पर गोलबंदी इन इलाकों में इसलिए होती रही है क्योंकि विकास से जुड़े इन तस्वीरों का जवाब नहीं है, इन सवालों का जवाब नहीं होता है सियासी पार्टियों के पास, लेकिन जवाब तलाशने की कोशिश होनी चाहिए। हमारे साथ मेरे साथ लगातार 3 संवाददाता मौजूद हैं। सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल, ये 3 इलाके हैं और हमारे साथ तीनों संवाददाता भी मौजूद हैं। सीमांचल में फारबिसगंज से साकेत मौजूद हैं, मधुबनी में हमारे साथ आशुतोष चंद्रा मौजूद हैं और दरभंगा से हमारे साथ हैं अमित झा। साकेत, हमने सीमांचल की बात की, लेकिन सवाल यही है कि सीमांचल, कोसी, ये दोनों इलाके पिछड़ेपन के शिकार हैं। अगर ऐसा है तो क्या सियासी पार्टियों के जहन में इस बार वो मुद्दे रहे हैं चुनाव प्रचार के दौरान, और क्या यहां के लोग सियासी पार्टियों की तरफ से इन विकास के मुद्दों को लेकर उम्मीद भरी नजरें से देखते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि कोई भी सियासी पार्टी आ जाए कुछ भला नहीं होगा इस इलाके में? देखिए सुमित, राजनीतिक पार्टियों के तरफ से जो चुनाव प्रचार किए गए, पूरे विधानसभा जो इस पूरे इलाके का जो विधानसभा क्षेत्र है, तमाम जगहों पर दौरा किया गया तमाम पार्टियों की तरफ से, और कई लुभावने वादे भी किए गए, चाहे वो सड़क की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, तमाम चीजों में सुधार करने की बात कही गई। और जो चुनाव प्रचार हुआ उसका जो हकीकत में उसको कितना जमीन पर ये पार्टियां उतार पाती है, इसके लिए पिछले कई विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव आपके नजर में है सुमित कि किस तरह से वादे तमाम चुनावों में किए जाते हैं, लेकिन स्थिति वही की वही है, ढाक के 3 पात वाली स्थिति वही है। क्योंकि आज भी ये जो पूरा इलाका है सीमांचल का या जो कोसी का इलाका है, वो अगर बिहार में सबसे गरीब इलाका, सबसे पिछड़ा इलाका कोई कहा जाए तो ये इन इलाकों का नाम सबसे पहले आता है। हर मुद्दों पर, चाहे वो स्वास्थ्य के मसले पर हो, शिक्षा के मसले पर हो, सड़क, जो तमाम चीजें हैं, लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। घुसपैठ की एक सबसे बड़ी समस्या इस इलाके में है। जो किसान है उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, खाद बीज, और उनके लिए जो बाजार होना चाहिए उसके लिए कोई देखने वाला नहीं है। तो हर साल यहाँ पर जो बाढ़ की त्रासदी है वो झेलना पड़ता है इस पूरे इलाके को। ठीक है, मैं आशुतोष के पास चलूंगा। आशुतोष, मधुबनी में आप कहीं भी अभी कुछ देर पहले आप लोगों से बात कर रहे थे, उसमें सियासी पार्टी के समर्थक भी मुझे लगा कि वो रहे होंगे। जरूर ये अच्छी बात है, पारा अभी सियासी पारा गर्म है, लेकिन क्या वोटरों का मिजाज भी इस लिहाज से गर्म है कि यहाँ की समस्याएं इतनी हैं, हर बार के चुनाव में वादे होते हैं लेकिन पूरी नहीं किए जाते? उम्मीद सियासी पार्टियों की तरफ से जो दावे किए गए, क्या उस लिहाज से उम्मीद यहाँ के लोगों में है? वोटर बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, इस बार तस्वीर बदलेगी, नई सरकार जो भी आए तो? इस बात पे कोई दो राय नहीं है। और कुछ देर पहले जो पब्लिक हमारे साथ जुटी थी वो चाहती थी कि अपनी समस्याओं को रखें, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं, जो सियासी दल हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं कि मुख्य एजेंडा, जो विकास का एजेंडा है, वो पहले आए। लोगों के सामने धर्म, जाति का एजेंडा रखा जाए, और कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखी वहां पर, इसलिए मजबूरन हमें थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ा था। लेकिन इस बात में कोई दो नहीं है कि विकास एजेंडा है, और जो जिन एजेंडों की बात होती है, चीनी मिल की बात होती है, या फिर मखाना की बात होती है, मछली पालन की बात होती है, ये मिथिलांचल का एजेंडा है। हमारे बिंदु भूषण है यहाँ के रहता है, उनसे बात करेंगे। बिंदु भूषण जी, ये जो 3 चीजें हैं, मछली पालन, मखाना और गन्ना,
चीनी उत्पादन का। तो क्या ये एजेंडा लगता है कि यहाँ की पब्लिक समझ रही है कि इसी एजेंडे पर वोट देना है या फिर जाति या धर्म के आधार पर? जी, यहाँ की जनता जो भी है वो चाह रही है यहाँ की 3 चीनी मिल है, सकड़ी चीनी मिल, लोहट चीनी मिल और रैयाम चीनी मिल, इनका जीर्णोद्धार हो जो 20-22 वर्षों से बंद पड़ा है। तो ये एक मुख्य मुद्दा यहाँ पे है, वर्षों से ये आ रहा है। जो भी पूर्वज सरकारें आई हैं तो बता रही थी जो इस तरह के जब भी बनेगी मेरी सरकार तो इस पे काम किया जाएगा, इसको चालू किया जाएगा, लेकिन जो भी आए झूठे वादे करते गए, इसलिए जनता आक्रोशित भी है। वहाँ के कर्मचारी जो है काफी भुखमरी के कगार पे पहुंच गए हैं। तो ये एक मुद्दा है। एक पंडोल सूता मिल है, वहाँ भी 20 वर्षों से पंडोल स्पिनिंग मिल बंद, वहाँ के कर्मी भी आज भुखमरी के कगार पे पहुंच गए हैं। तो कोई भी सरकार वादा करके आ जाती है, वहाँ पे पहुंचती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद ये अमित हमारे पास साथ मौजूद है, हम उनके पास भी चलते हैं। अमित, दरभंगा में भी कुछ यही मुद्दे, यही फैक्टर, और दरभंगा के लोगों को उम्मीद नई सरकार बनने में से कुछ तस्वीर बदलेगी, मिथिलांचल की तस्वीर बेहतर होगी, उम्मीद लेकर बूथ तक पहुंचेंगे वो लोग। जी निश्चित रूप से देखिए, जब से जी मीडिया की टीम है लगातार हम विधानसभा का दौरा कर रहे हैं और लोगों का यही कहना है कि देखिए स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे सुमित, और जो लोग कह रहे हैं कि इस बार वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और तमाम पार्टियों के जो लोग हैं वो भले ही कितनी कोशिश कर रहे हैं। मुकेश हमारे साथ हैं। मुकेश, आपने देखा होगा कि लालू जी आरक्षण का मुद्दा उठाते हैं, बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड की लड़ाई कहते हैं। नीतीश कुमार डीएनए का मुद्दा उठा देते हैं। अमित शाह जी कहते हैं कि जो अगर नीतीश कुमार लालू जी की सरकार बनेगी तो पटाखे पाकिस्तान में फूटेंगे। क्या लगता है कि ये मुद्दे वाकई जनता को लुभा पाएंगे? बता दूं मैं आपको कि ये कोई मुद्दे यहाँ मिथिलांचल में काम नहीं आ रही। यहाँ सिर्फ विकास की बातें लोग करते हैं। जो लोग भी मिलते हैं, जो जिन लोगों से भी जी मीडिया ने बात की है, सारे लोगों ने कहा नहीं, मेरा एक मात्र मुद्दा है विकास। जो विकास करेगा मैं उसको। लेकिन निश्चित रूप से देखिए सुमित, एक चीज बार बार कह रहे हैं कि विकास के नाम पर लोग वोट देना चाह रहे हैं, लेकिन सुमित का एक सवाल बहुत अच्छा है कि आज की जो रात है काफी अहम है। जो प्रभुत्व वाले लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने गाँव में जो कम पढ़े लिखे हैं उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है कि वो प्रभाव बन पाएगा या विकास के नाम पर वोट वाकई पड़ेगा? नहीं, मैं आपको बता दूं कि ये ऐसी अब पहली वाली बात नहीं। लोग अब थोड़े बहुत इस बात को समझ रहे, लेकिन मुझको वोट कहाँ करना है। लोग जागरूक हो गए हैं, वो पहले वाले दौर में नहीं रहे हैं अब कि आप एक रात पहले कुछ बंटवा दीजिए या कुछ करवा दीजिए। बिल्कुल अमित, हम आते हैं फॉरबिसगंज से, हमारे साथ हितेश भी मौजूद हैं। हितेश, फॉरबिसगंज में समीकरण हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, फॉरबिसगंज में क्या ऐसे मुद्दे हैं जो बूथ तक पहुंचेंगे? चलिए, हितेश के साथ संपर्क टूट गया है, लेकिन ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और उन मुद्दों का जिक्र भी हम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये मुद्दे मिथिलांचल, कोसी और सीमांचल में अगर बनते हैं तो जरूर इन इलाकों के लिए बेहतर होगा, लोकतंत्र के लिए भी बेहतर होगा। लोकतंत्र जीतेगा, सियासी पार्टी भले ही कोई जीते या ना जीते। जी पुरवैया पर जरूर आप महा कवरेज देख सकते हैं। कल सुबह 6 बजे से 5वें चरण की 57 सीटों पर पल पल की खबर हमारे संवाददाता देंगे आपको। बहुत शुक्रिया अमित। आशुतोष, साकेत सुबह मिलेंगे, सुबह से आपको 6 बजे से तस्वीरें पहुंचानी है।